हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ है आरबीआई पेनल्टीज़। तो देखिए आरबीआई को ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर होती है, तो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत होती है जो और आपके रेगुलेटरी एक्ट्स हैं बैंकिंग के, उसके अंतर्गत वो पेनल्टीज़ लगा सकते हैं अगर कोई भी किसी भी तरह की आरबीआई की गाइडलाइन डायरेक्शन उससे कंप्लाई नहीं करते। तो मेजर देख लेते हैं अप्रैल में उन्होंने किस किस पर लगाई है। बंधन बैंक पर लगी है 41.8 लाख रुपीज़ की। उन्होंने जो नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस, केवाईसी की गाइडलाइंस होती है, जो बैंक में जाके हम आधार पैन जमा करवाते हैं ना, वो टाइम टू टाइम आपकी जो करनी होती है, उससे कंप्लाई नहीं किया। देन मुथूट हाउसिंग फाइनेंस को 80,000 रुपीज़ का लगाया है क्योंकि उन्होंने फेयर प्रैक्टिसेस कोड को नहीं फॉलो किया। ईबिक्स पेमेंट सर्विसेज पे भी 80,000 की। उन्होंने रिस्क कैटेगराइजेशन नहीं की थी कस्टमर्स की। तो देखो कस्टमर्स जो भी आपके खाते होते हैं ना, वो आपके हाई रिस्क, मीडियम और लो रिस्क में कैटेगराइज करने होते हैं बैंक को, और अकॉर्डिंगली जैसे लो रिस्क के लिए हर 10 ईयर्स के बाद केवाईसी करनी होती है, आपके मीडियम रिस्क के लिए हर 8 ईयर्स के बाद करनी होती है, और हाई रिस्क के कैटेगरी में हर 2 ईयर्स के बाद केवाईसी करनी होती है। आपके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगरी सहकारी बैंक पे भी 80,000 का लगा। उन लोगों ने फॉलो नहीं किया सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, और हाई इंटरेस्ट रेट्स भी दिए हैं ऑन डिपॉजिट्स देन एसबीआई। देन हरदोई जिला सहकारी बैंक, उन पे 1 लाख रुपीज़ का लगाया है बिकॉज ऑफ फेलियर टू कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से उन्होंने लगाया है। तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आरबीआई किस किस लॉ के अंतर्गत उन्हें पावर है जो ये पेनल्टीज़ वो लगाते हैं। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के 46 जो सेक्शन है, सब सेक्शन 4 और पार्ट 1 उसके अंतर्गत, और 47A सब सेक्शन 1 उसके पार्ट सी के अंतर्गत आरबीआई को पावर है टू पेनलाइज कमर्शियल एंड योर कोऑपरेटिव बैंक्स। और आरबीआई एक्ट जो है 1934 उसके 58G सेक्शन के अंतर्गत वो एनबीएफसीज को करते हैं। तभी जो ऊपर हम लोग मुथूट हाउसिंग फाइनेंस देख रहे हैं ना, उनको इसी के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने लगाया है पेनल्टी। आपका जो पीएसएस एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, उसका सेक्शन 30 और 31 आरबीआई को पावर देता है कि आप पेनल्टी लगा सकते हो कोई भी जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर है, तभी ये ईबिक्स पेमेंट सर्विसेज में उन्होंने लगाया है। और इवन की जो 2 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, आपके बाबा साहेब अम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक और हरदोई जिला सहकारी बैंक, उन पर भी अंडर योर पीएसएस एक्ट ही उन्होंने लगाया है। सो ये उनको पावर प्रोवाइड करता है। आपको कभी कभी ना एग्जाम में सेक्शन पूछ लेते हैं, तो ये भी जरूर सेक्शंस ना देख लेना। नेक्स्ट है आरबीआई अप्रूव्ड मर्जर ऑफ द मेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, और ये अप्रैल 24 से आपका इफेक्टिव हो चुका है मर्जर। सो इसमें अमेलगमेटिंग बैंक आपका जो अमेलगमेट होगा, मेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आपका जाके मिल गया है अब नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में। ठीक है, अब मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ आपकी नागपुर जो सहकारी बैंक है उसकी ब्रांचेस चलेगी, महकार वाली जो है ब्रांचेस, अब उनका भी नाम नागपुर नागरिक बैंक का हो जाएगा। देन ये आरबीआई ने ये किस पावर के अंतर्गत किया है, तो सेक्शन 44A है जो आपका रेड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो पावर देता है कि आप अमेलगेमेट कर सकते हो, मर्जर को अप्रूव कर सकते हो। अब देखो करते क्यों है मर्जर, आप देख रहे हो आजकल हर बैंक मर्ज हो रहे होते हैं, किस चीज़ को देखकर आरबीआई अलाउ करता है। सबसे पहले देखो आरबीआई का आजकल है भी है कि वो ना जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका मर्जर वो कर रहे हैं। उससे क्या देखो, एक ना ये थोड़ा डीक्लटर हो जाएगा मार्केट, आरबीआई को रेगुलेशन करने में भी ईजी रहेगा। इसके साथ साथ आपके डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, एक बैंक की ना नहीं इतनी अच्छी चल रही होती, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं वो ठीक मेंटेन कर पा रहे होते, तो अगर किसी वीक बैलेंस शीट वाले बैंक को आप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले बैंक से मर्ज कर दोगे, तो वो क्या है, अल्टीमेटली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ और देखो बड़ी एंटिटी बन जाएगी, है ना, ज़्यादा ब्रांचेस हो जाएगी, तो उसमें क्या होता है, बेटर टेक्नोलॉजी, वाइडर रीच हो जाती है उनको, कहीं ना कहीं बड़ा होने से ना आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलते हैं। सो ये था। अच्छा देखो हम लोग ना बेनिफिट सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में ना, काफ़ी डिटेल्ड आपकी आज की क्लास रहेगी, क्योंकि देखो एग्ज़ाम ना आरबीआई का खासकर आपका पास आ रहा है। अभी भी अगर आप सोचोगे ना कि नहीं हम जल्दी जल्दी में कर लें करंट अफेयर्स, नहीं, पेपर करंट अफेयर्स के बेस पे ही फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों निकलता है। तो अच्छी तरह से ना हर एक पॉइंट को स्पेसिफिकली आरबीआई के लिए समझो। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो फिर भी आप हेडलाइंस से चला सकते हो, पर आरबीआई के लिए चीज़ें अंदर तक समझना बहुत ज़रूरी होती हैं।
चलिए नेक्स्ट है ADNIC सिक्योर्स रेगुलेटरी अप्रूवल टू एस्टैब्लिश री इंश्योरेंस ब्रांच इन इंडियाज गिफ्ट सिटी इफेक्टिव फ्रॉम April 1st 2026। तो ये हो चुका है आपका इफेक्टिव। ये क्या है, ADNIC आपका अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब क्या कि UAE की एक इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे हमारी है ना ओरिएंटल वगैरह, वैसे उनकी है ये। अब इनको क्या है, गिफ्ट सिटी जो आपका गुजरात में लोकेटेड है ना, वहाँ कह दिया आप आइए अपनी री इंश्योरेंस ब्रांच खोलिए। और इसमें क्या है, क्योंकि याद है इंश्योरेंस में 100% FDI हो चुकी है अलाउ। और ये जो आपका गिफ्ट सिटी है ना गुजरात में, ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। मतलब वहाँ पे जिस मर्जी कंट्री की कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है ना, किसी भी फील्ड में फाइनेंस के, वो आए, अपनी लगाए, अपनी सब्सिडरी खोले, जो ऐसे जॉइंट वेंचर करना है, जो करना है करे। वो एक इंटरनेशनल मार्केट बनाना चाहते हैं हमारी देश को, और ऐसे जगह जगह आपके खोले जाएंगे। अभी गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला गया है सबसे पहला इंडिया में। इसका रेगुलेटर कौन है, लाइसेंस आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो आपकी बेसिकली इन सारे सेंटर्स को देखती है, रेगुलेट करती है, उन्होंने प्रोवाइड किया है। देन इनका बिजनेस क्या है, ADNIC क्या करेगी, वो री इंश्योरेंस बिजनेस करेगी। मतलब जो ऑलरेडी इंश्योरेंस दे रहे हैं हमारी कंट्री में, उनको आगे इंश्योरेंस देती है टू हेल्प मैनेज लार्ज स्केल रिस्क। चलिए नेक्स्ट है योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम मॉस्पी कहते हैं, उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है फॉर इंडियाज़ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। तो आपको पता है अभी तक IIP हम स्टडी करते हैं ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसी की तरह उन्होंने कहा हमें सर्विस सेक्टर का भी तो देना है, क्योंकि देखो सर्विस सेक्टर हमारे GDP में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 50%, मतलब इसके चक्कर, इसी की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो इम्प्रूव हो रहा है, और सर्विसेज में तो वो फेवरेबल चलता है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और उसी का भाई हमारे पास देखो कोई इंडेक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हमें ये बनाना चाहिए। अभी तक हम प्रॉक्सी नंबर्स से ही चल रहे हैं। तो प्रपोज्ड बेस ईयर उन्होंने इस इंडेक्स का कहा है 24-25 हम रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पोस्ट पेंडेमिक जो एक रहा है ना, देखो उसको नॉर्मल नहीं माना जाता ईयर्स, उनको कहा है कि उसका जो इफेक्ट था वो 24-25 तक ख़त्म हो गया था, तो इसलिए वो ये बनाना चाहते हैं। इसमें आपके फॉर्मल सेक्टर को बेसिकली ट्रैक किया जाएगा, आपका होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग की सारी BFSI सर्विसेज, योर रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, IT, सब इसमें ली जाएंगी। और इसको भी मंथली जैसे आपके बाकी इंडेक्सेस आते हैं ना, वैसे ही निकाला जाएगा। अब इसमें डेटा, वो कैसे डेटा लेंगे, ठीक है। तो मॉस्पी ने ना प्रपोज किया है कि एक ट्रिपल सोर्स स्ट्रैटेजी हम रखेंगे। हम नहीं चाहते हम बिजनेसेस को कहेंगे डेटा दो, तो क्योंकि देखो बहुत हमें पता है स्कैटर्ड है, इसलिए वो सबसे पहले GST डेटा को यूज़ करेंगे, वहाँ से आपका सारा ट्रांजैक्शन डेटा, रियल टाइम टर्नओवर वगैरह मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, तो जितनी भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, RBI, IRDI, अलग अलग जो आपके फील्ड्स को रेगुलेट करती हैं, उनसे डेटा लेंगे, ट्राई से, जैसे टेलीकॉम का लेंगे। इसके साथ साथ आपका एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होता है, उससे भी डेटा को ये इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट है आप, यानी कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है, फेसेस क्राइसिस एज 2/3 राज्यसभा MP जो उनके थे डिड जॉइन BJP, डिस्क्वालिफिकेशन प्ली फाइल। तो आपने अब इन जो भी आपके 2/3 राज्यसभा MPs थे ना, तो उनके 10 थे, 10 में से ना 7 जो है उन्होंने आप छोड़ के BJP ज्वाइन कर लिया। अब उनके अगेंस्ट आपने डिस्क्वालिफिकेशन प्ली फाइल की है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, ये मेंबर ही नहीं रहने चाहिए राज्यसभा के। अब इसके लिए जो लॉ है ना जिसके अंतर्गत ये किया गया है, वो आपके लिए समझना ज़रूरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसे बोलते हैं। 10th शेड्यूल है ना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इससे डील करता है, ठीक है। ये 10th शेड्यूल पहले नहीं होता था कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पास हुई थी, क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज़्यादा चल रहा था, एक पार्टी छोड़ो दूसरी पकड़ो, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, उसके चलते इन्होंने ये बनाया। उसमें क्या है, आपके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कब डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी भी मेंबर की, अगर वो खुद से अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की छोड़ देते हैं, ये नहीं पॉलिटिकल पार्टी ने निकाल दिया, खुद से वॉलंटरीली वो छोड़ते हैं। अगर वो विप को डिफाई करते हैं, विप क्या होता है, एक ना पॉलिटिकल पार्टी बताती है, कोई भी मानो बिल आने वाला है, वो कहेंगे कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने येस करना है या नो करना है, वोट कैसे करना है। मानो वो अपनी पार्टी के एंटी जाते हैं, ठीक है, और उन्होंने इसकी प्रायर परमिशन नहीं ली थी विदिन 15 डेज, 15 दिन उससे पहले, तो फिर आप अगर ऐसा करते हो, उसको उनको डिफाई करते हो, उनके अगेंस्ट जाते हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होते हो। देन अगर आप इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर हो और आप उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, आपने इंडिपेंडेंट सीट से लड़े फिर आप ज्वाइन करो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। इसके साथ साथ मानिए अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 6 months ऑफ टेकिंग देयर सीट, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर उससे पहले करेंगे तो नहीं होते।
चलिए अब क्या हुआ, इसके बाद ना आपकी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में भी पास हुई। क्या हुआ कि ना इसमें ना एक अलाउड था कि डिस्क्वालिफिकेशन तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी पार्टी आपकी 1/3 स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, मानो कि आपके मेंबर्स थे 9, ठीक है, 9 मेंबर्स थे, 9 में से 1/3 यानी कि 3 मेंबर्स उठ के चले गए, उन्होंने कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वहाँ क्या था, वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन से वो एग्जेम्पशन था। ये ओरिजिनल लॉ में आपके लिखा था जो आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट से बना। लेकिन 91st अमेंडमेंट ने अब इसे भी हटा दिया क्योंकि इसे मिसयूज़ किया जा रहा था। क्या होता था, एक किसी को जाना है ना तो वो अपने साथ औरों को मना लेता था कि चलो 1/3 हो जाएगा, फिर मैं कहाँ डिस्क्वालीफाई हूँगा। तो फिर इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया 91st अमेंडमेंट एक्ट से, और इन्होंने कहा 1/3 की जगह वो 2/3 होगा, ठीक है, कि मर्जर जिसमें 2/3 मेंबर्स अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। और यही इस देखो राज्यसभा मेंबर्स में वो 2/3 गए हैं। अब इसमें क्या है जो अब, लेकिन फिर भी आप प्ली क्यों फाइल हुई है, उनका क्या कहना है, तो आपका क्या कहना है, उनका ये है कि आप 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4 पढ़िए जो इंसर्ट हुआ था। अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई कब, जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज कर जाती है, ठीक है, और उस ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज होने के लिए एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स जो हैं दे शुड एग्री टू द मर्जर, वो कहते हैं, लॉ ये कहता है, ठीक है। अब इसमें वो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं हो रही थी, 2/3 मेंबर्स उठ के गए हैं, ये उन्होंने अपनी प्ली में कहा है कि अगर ये होता, वैलिड होता, तो 2 इवेंट्स होने चाहिए थे। एक तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को डिसाइड करना था मर्जर के लिए, दूसरा 2/3 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होता है ये मर्जर, उन्होंने कहा ये है। लेकिन इसमें ओरिजिनल पार्टी तो उठ के नहीं गई है ना, वो कह रहे हैं कि मर्जर नहीं हुआ, ये तो सिर्फ 2/3 मेंबर्स उठ के गए हैं, तो ये टेक्निकली आपके इस लॉ को नहीं पूरा करता है, ये नहीं है। और इसी में उन्होंने कहा है कि ये तो मास डिफेक्शन ही है, आपको इस पर करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो, एक्शन लेने के लिए कौन डिसाइड कर सकता है, डिसीजन आपका चेयरमैन का होता है अगर राज्यसभा का केस है, स्पीकर का होगा लोकसभा का अगर केस है। तो इसमें क्या है, राज्यसभा का केस है तो चेयरमैन के पास उन्होंने प्ली डाल दिया। अब मानो चेयरमैन कुछ भी देते हैं और दोनों पार्टीज में से किसी को वो नहीं सही लगती है, ठीक है, डिसीजन, तो क्या वो फाइनल है उनका डिसीजन? नहीं, पहले क्या था, वो कहते थे फाइनल है, पर नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना किहोतो होलोहन केस हुआ था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में ना स्पीकर या चेयरमैन ट्रिब्यूनल है और सारे ट्रिब्यूनल के केसेस फाइनल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी अगर स्पीकर देंगे रूलिंग तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है बाय योर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यानी अगर किसी को नहीं डिसीजन ठीक लगा तो वो आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सिप्री 2025 रिपोर्ट रैंक्स इंडिया एज 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। तो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, और इनकी ना रिपोर्ट आती है एक ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। तो ये हर साल का निकालते हैं कि कंट्रीज़ कितना कितना मिलिट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या बताया जा रहा है, देखो हमें पता ही है कि जैसे आपके इतने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ चुका है, ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। अब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में ये हेडक्वार्टर्ड है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी सरकार के अंतर्गत नहीं आती, किसी के अंतर्गत नहीं आती, अपनी रिसर्च इंडिपेंडेंटली करती है और रिपोर्ट देती है। अब रिपोर्ट में इन्होंने क्या है, बिग 5 डोमिनेंस, मतलब कि 5 मेजरली आपके जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं, वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो 58% का जो है ना, अगर मैं मानूँ 100 रुपये खर्च हो रहा है तो 58 रुपीज़ यही 5 आपके नेशंस कर रहे हैं। फर्स्ट पे आपका यूनाइटेड नेशन सबसे ज़्यादा करता है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे जर्मनी एंड फिफ्थ पे हम आते हैं इंडिया। इंडिया का टोटल आउटलेट 2025 में $92.1 बिलियन का हुआ है एंड ग्लोबली हम लोग 3.2% का शेयर रखते हैं। तो मानो अगर हम फिफ्थ पे 3.2 का रखते हैं और 58 में से 3.2 माइनस करो, मतलब कि सोचो ऊपर वाले 4 कितना ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें यूएस तो मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है। इसके साथ साथ इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो टॉप 10 नेशंस में हाईएस्ट है। हमारा जो ग्रोथ रेट है कि हम एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ा रहे हैं, 8.9% से ग्रो हुआ है। अब मेन ड्राइवर्स क्या हैं कि इतना ज़्यादा ये ग्रो हुआ है, एक तो नेवी का देखो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, न्यूज़ में हम पढ़ते नहीं रहते हैं, आपकी ये फ्लीट आई, आपके ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो सारे सबमरीन के प्रोजेक्ट्स ये सब क्या हैं, उसकी वजह से आपका एक तो ये बड़ा है। देन इंडिजीनियसली हम लोग बहुत प्रोडक्शन को अपनी बढ़ा रहे हैं, ये भी हम जानते हैं, तेजस एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स। हम आगे क्या चाहते हैं, हम एक्सपोर्टर भी बने।
देन बॉर्डर पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे इतना काम हो रहा है, पर्सनल कॉस्ट है, तो इन सब की वजह से आपका ये बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। देन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025, तो ये आपका ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है रिलीज़ करता है, 10th एडिशन है जो इन्होंने रिलीज़ किया है। अब 2025 की रिपोर्ट में उनके क्या स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि 266 मिलियन पीपल, यानी कि 26 करोड़ के करीब, 26.6 करोड़ पीपल जो है ना अक्रॉस योर 47 कंट्रीज़, वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब उनके पास खाना ही नहीं था खाने को 2025 में। एंड इसके साथ साथ देखिए इनके मेजर रीजंस भी ये बताते हैं कि क्या है। तो सबसे जो मेजर रीज़न रहा है ना 2025 में, वो आपका कन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी रहा है। तो जैसे आपका कन्फ्लिक्ट कोई भी रीजन में चल रहा है, आपका वेस्ट एशिया में जैसे अब हो गया, चलिए तो 2025 की बात है, तो आपका जैसे गाज़ा एरिया में चल रहा है, वो सब कुछ उनकी वजह से, एशिया आपके अफ्रीका में कुछ भी होता है, तो इन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है ये फूड इनसिक्योरिटी का। सबसे इससे पिछले जो भी रिपोर्ट्स है ना, उसका मेजर रीज़न आपका वेदर होता था कि ठीक है फसल ख़राब होगी ये सब कुछ, लेकिन इस बार इन्होंने कहा वो नहीं है, इस बार कन्फ्लिक्ट रहा है सबसे बड़ा रीज़न। और इसी की वजह से ना ये आपकी रिपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, पेपर में कोट करके आओगे बहुत अच्छा लगेगा। और तभी आपको देखो सीट्स कम है, आपको पता है आरबीआई की सीट्स आपकी 40 आई हैं इस बार सिर्फ, और उसमें अब कंपटीशन और बढ़ गया है। अब कैसे इसको बीट करोगे? ऐसी ही रिपोर्ट्स या कुछ डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। बच्चे पूछते हैं याद कैसे करें मैम? जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद करोगे। अब तो मतलब ये टाइम है जितना घंटे पढ़ सकते हो उतने घंटे पढ़ो। देन आपके इकोनॉमिक शॉक्स, तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा है डोमेस्टिक फूड प्राइस इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन रिमेन दी थर्ड मेजर ड्राइवर आपकी फूड इनसिक्योरिटी का। तो फर्स्ट तो आपका कन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी है, सेकंड आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, और थर्ड आपका फूड प्राइस इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन रहा है। चलिए हम लोग ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में देख लेते हैं। तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग योर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट, एंड इसे किसने को फाउंड किया? यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर इसे बनाया। देन इनकी फ़िलासफ़ी क्या है? ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पीस नेक्सस। सो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं चाहते हैं कि हमें आज ही खाना, हम आज देख रहे हैं कहाँ फूड क्राइसिस हो रहा है, नहीं, इनको वर्ल्ड लेवल पर सारे ब्रोकन सिस्टम्स को ठीक करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, दैट कॉज हंगर इन दी फर्स्ट प्लेस। मतलब समझ गए ना, रूट कॉज तक जाएंगे ये। और क्या है, ये कोई भी आपका डेटा होता है ना, वो प्रोवाइड करता है आपके, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेगा, जिससे जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है ना कि किस तरफ हमें भेजने हैं सही, जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है लैंडमार्क इंडिया न्यूजीलैंड FTA, ऑफिशियली नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा जिसे हम बोलते हैं। तो ये साइन आपका हो चुका है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत बेनिफिट क्या होंगे। देखो इस बार ना इतने सारे FTA साइन हुए हैं ना, और जितने भी हैं ना आपकी पिछली क्लासेस देख लेना, एटलीस्ट कोशिश करना 6 महीने तक का तो कवर करके जाओ करंट अफेयर्स, क्योंकि हम लोगों ने FTA सारे बार बार डिस्कस किए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट हुए हैं। तो इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा न्यूजीलैंड में, जितने भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होते हैं। जिस दिन से बस आपका ये एग्रीमेंट हुआ है इनफोर्स, उसी दिन से उन्हें ये अलाउ है। तो एक बात अभी यहाँ याद रखना, ये अभी साइन हुआ है, एनफोर्स अभी आपका थोड़े टाइम बाद होगा, तो जब भी होगा हम तब डेट स्टडी कर लेंगे। लेकिन जब से ये एनफोर्स होगा तो इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। एंड इसके साथ साथ न्यूजीलैंड को इसमें क्या फ़ायदा हुआ है? न्यूजीलैंड को इंडिया में जो भी वो भेजते हैं उनका 95% का जो बायलेटरल ट्रेड वैल्यू है, वो जो हमें एक्सपोर्ट करते हैं उस पर उन्हें बेनिफिट होगा। तो 70.03% ऑफ टैरिफ लाइंस जो हैं इंडिया के, उसमें उनको लिबरलाइजेशन दी गई है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा आपका देखिए इंडिया जो है फेजेस में चलेगा। सो इमीडिएट एलिमिनेशन, मतलब कि जैसे ही एनफोर्स होगा आपका FTA, तो 30% में आपकी जो टैरिफ लाइन्स है उस पर मिल जाएगा, जैसे कि वुड वूल, शीप मीट पे। देन कुछ आपके उसमें सेक्टर्स में फेस्ड एलिमिनेशन होगा 35.6% का, जैसे कि पेट्रोलियम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड स्पेसिफिक मशीनरी, जो 3 से 10 साल के बीच में फेजेस में आपको मिलेगा एलिमिनेशन। देन एक्सक्लूजन्स भी हैं, सो 29.97% की आपके, तभी ये 70% पे दिया ना, 70.03 पे। तो जो बाकी बचा है ना वो वही है कि जो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है इंडिया ने। तो क्यों एक्सक्लूड किए हैं? अपने कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाने के लिए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट वहाँ से सस्ता आएगा न्यूजीलैंड से, फिर क्या होगा, हमारी मार्केट अंदर की ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें उन्होंने बेसिकली देखो, जब भी इंडिया
एग्जेम्पशन लेता है ना, एक्सक्लूजन करता है, ये मोस्टली आपका डेयरी, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ ही होती हैं। सो डेयरी पे लिया है, एनिमल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर आइटम्स पे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है इस लिस्ट से कि उस पे नहीं हम आपको लिबरलाइजेशन देंगे। चलिए, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने क्या कहा है, उन्होंने कमिट किया है कि $20 बिलियन वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इनटू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और इससे क्या है, देखो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है एफडीआई के रूप में आएगी और उससे क्या है हमारी कंट्री ग्रो करेगी। वो मैं आपको हमेशा समझाती रहती हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा सर्कल मैंने पिछली क्लासेस में समझाया है। तो अच्छे से ना इसलिए क्लास को ना पूरा देख के समझा करो। आप लोग अगर सिर्फ हेडिंग्स पढ़ के आगे चले जाते हो ना तो समझ नहीं आएगा। वो जो मैं अंदर बता रही हूँ वही कंसेप्ट तो एग्जाम के लिए समझने हैं। देन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आयुष। सो देखिए क्या है, एग्रीमेंट में आपके हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एक्शर को भी इंक्लूड किया गया है। और देखो जो इंडिया के आयुष सिस्टम है ना, वो तो वर्ल्ड ओवर इतना फेमस हो चुका है ना, हमारा आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सीधा होम्योपैथी, उस पर भी कोलैबोरेट आपका किया जाएगा। देन आपका देखिए, हम जानते हैं न्यूजीलैंड में बहुत हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सो उससे रिलेटेड भी प्रोविजंस आपके एफटीए पे हैं। सो न्यूजीलैंड ने एक डेडिकेटेड एनेक्शर साइन किया ऑन स्टूडेंट मोबिलिटी, और ये पहली बार है कि न्यूजीलैंड ने किसी कंट्री के साथ ये साइन किया है। सो इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे उन्हें गारंटेड राइट्स मिलेंगे टू वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक वाइल स्टडिंग, यानी कि वो अब काम कर सकते हैं। एंड अप टू 3 years फॉर मास्टर्स एंड 4 years फॉर डॉक्टरेट्स भी क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज मिलेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट है, हिस्टोरिकली फर्स्ट ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। इसके साथ साथ स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो भी यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं तो उनके लिए एक नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा पाथवे लाया गया है। और इसमें क्या है, 5000 वीज़ाज एनुअली दिए जाएंगे टू स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स, जिसमें वो 3 साल तक न्यूजीलैंड में रह के काम कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ आपके जो भी देखो आयुष प्रैक्टिशनर्स रहेंगे, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन शेफ्स, म्यूज़िक टीचर्स, उनके लिए भी फोकस इसमें रखा गया है। और 1000 यंग इंडियंस जो हैं दे कैन विजिट न्यूजीलैंड एनुअली फॉर 12 months विद मल्टीपल एंट्री प्रिविलेजेस। तो ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा आपका बेसिकली रहेगा। तो काफ़ी ये देखिए, ये पॉइंट ना इतना बड़ा पॉइंट अभी तक हमने किसी कंट्री के साथ साइन नहीं किया था। देन मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज़ की अगर मैं बात करूं तो हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है आपके जैसे वुडन लॉग्स, कोकिंग कॉल, जो आपके बहुत मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स डलते हैं और ज़रूरी हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि देखो जब टैरिफ लाइन्स ये ऑब्वियसली कम हो गई। देन एमएसएमई सेक्टर को भी इससे सपोर्ट रहेगा। एंड इसमें क्या है कि इस डील में आपके अलग से उन्होंने पार्ट रखा है कि जिसमें स्मॉल बिजनेसेस, वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को आपके ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डीटीडीसी साइन एमओयू टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स इन इंडिया। तो इसमें क्या है, बेसिकली देखो इंडिया पोस्ट का हमें पता ही है कि हर जगह मतलब 2.68 के करीब हमारे पोस्ट ऑफिसेज इंडिया में है, 2.68 लाख के करीब। सो डीटीडीसीज अब क्या करेगा, उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, डीटीडीसी का अपना टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक्स है, तो दोनों मिलकर लास्ट माइल डिलीवरी देंगे। सो MOU है, it specifically aims to boost the e-commerce ecosystem by providing SMEs and local sellers with more reliable and cost-effective shipping options. Then next है MOU between Coca-Cola India, SLMG Beverages and Invest UP, focusing on transforming the community and environmental landscape of उत्तर प्रदेश। तो इन्वेस्ट यूपी क्या है, यूपी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि ये सारे देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स लगाने हैं जिससे हमारा जो उनका स्टेट है यूपी वो बड़े कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो, एनवायरनमेंट भी डेवलप हो। देन कोका कोला इंडिया क्या है, वो बेसिकली अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आपके एक्सपर्टाइज देगा, फंड्स देगा इन वाटर स्टीवर्डशिप एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। और SLMG बेवरेजेस क्या है, ये ना इंडिया का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कोका कोला बॉटलर है इंडिया में। सो ये क्या है, ये ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन और लोकल इन्वेस्टमेंट देखेंगे कोका कोला की तरफ से। नेक्स्ट है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल फॉर स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ आर्थेमेथरलुमेफेंट्राइन फॉर मलेरियल ट्रीटमेंट इन इन्फेंट्स। तो देखो अभी तक ना क्या होता था, मलेरिया अगर कहीं भी इन्फेंट्स या 5 साल से छोटे बच्चों को होता था ना, तो उनको ना अभी तक ट्रीटमेंट देने का कोई तरीका नहीं था हमारे पास।
अभी तक ना इस पर कोई रिसर्च हुई थी। तो क्या होता था, जो बड़ों को देते थे ना दवाई, उन्हीं को, अभी भी देखा कई दवाइयाँ होती हैं ना बड़ों की होती है, उसमें से कहते हैं 1/4 हिस्सा तोड़ के बच्चों को दे दो। लेकिन ना बच्चे यार अलग होते हैं, उनका भी बॉडी वो डेवलप हो रही है, तो उनके लिए अलग आपके लिए दवाइयाँ और वो बनानी ज़रूरी है। तो वही एक मेडिसिन बनाई गई है और उसे अप्रूवल WHO ने दिया है। एंड ये क्या है, ये आपका टारगेट ग्रुप बेसिकली क्या है, न्यू बॉर्न्स और इन्फेंट्स वेइंग लेस देन 5 kg में रहेंगे, उनको ये दवाई दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 17th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ है। ये क्या है, देखो आपकी COP31, हमें पता है UNFCCC की आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है हर साल और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी कॉन्फ्रेंस। सो इट्स लाइक द एपेक्स आई वुड से। अब उससे पहले एक तरह से ये उसका प्रीकर्सर है, इनफॉर्मल हाई लेवल फॉरम है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ट्रीटी साइन होती है, कुछ नहीं। इनफॉर्मली सारी ना जो होती हैं पार्टीज़ हैं, जो भी आपकी कंट्रीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को लेके हैं चिंतित, वो ये बैठ के करती हैं और बात करती हैं कि आपकी COP31 होने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मोमेंटम ख़त्म ना हो, क्योंकि गैप आ जाता है ना, तो धीरे धीरे पता है क्या होता है, कंट्रीज़ को लगता है अभी ठीक है एकदम से ना, वो हमारे अंदर भी होता है ना, हम ज़ील से तैयार करते हैं, हम पढ़ाई करेंगे और धीरे 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 आके ना ज़ील नीचे जाती है। वैसा एनवायरनमेंट के केस में कंट्रीज़ के साथ भी होता है। उन्होंने कहा कि COP31 आपका देखो नवंबर में होना है टर्की में, उससे पहले उन्होंने ये आपकी किया है डायलॉग, जिससे आपका मोमेंटम बना रहे। ठीक है, होस्ट इसको किसने किया है, जर्मनी ने, और इन कॉपरेशन विद टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसके पार्टिसिपेंट्स 40 कंट्रीज से मिनिस्टर्स आए, उन्होंने यहाँ पे बातचीत की, अपने विचार रखे। एंड ये जो है ये डायलॉग देखो, अब जैसे बेसिकली क्यों इस टाइम हो रहा है, इस टाइम ना आपकी जो भी मेजर डायलॉग्स अगर हो रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, वेस्ट एशिया क्राइसिस तो उसका पॉइंट है ही है। ठीक है, कुछ चीज़ें ना मतलब समझ रहे हो कॉमन है, हर अगर आपको कुछ भी आंसर क्वेश्चन आता है ना पेपर में, लिख के आ जाना, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछते हैं। क्या है, वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ना बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होने लग गए, क्योंकि वहाँ से ना मेजरली ना फॉसिल फ्यूल्स जाते थे पूरे वर्ल्ड ओवर। अब ऑयल जाता था, ठीक है, ऑयल जाता था बेसिकली, फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब क्या है कि जब ऐसा हुआ ना, उन्होंने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया, तो ना कहीं एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी इनसिक्योरिटी देखी है पूरे वर्ल्ड ने। अब वो कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। एनवायरनमेंट की तरफ से तो ज़रूरी था ही, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी बिल्ड करने के लिए भी अब ये ज़रूरी हो चुका है। और देखो जब हम ये करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है, अब उसकी वजह से हमारा वो जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, आपका जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे था, तो उसमें क्या है, उसकी तरफ भी जो आपका पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था, वो सब भी कहीं ना कहीं हमारा अचीव होगा। तो घूम फिर के ना ये सब पता है क्या है क्लाइमेट डायलॉग। हमें देखो ये तो नहीं है कि हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन कम कर दें, गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री बढ़नी है, सब कुछ बढ़ना ही है। बात सिर्फ ये है कि कितनी जल्दी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, कितनी जल्दी हम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो कम करेंगे, क्योंकि बेसिकली इन्हीं की वजह से आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन। देखा अभी वो बात की थी, अब यहाँ आ गया, घूम फिर के देखो एनवायरनमेंट की हर उसका सेम ही है। ये आपकी कोलंबिया और नेदरलैंड्स ने कंडक्ट की थी। बेसिकली नॉर्थ साउथ बोलते हैं कि दोनों कंट्रीज़, एक नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक साउथ को। ये रीजन वाइज नहीं होता, ठीक है। साउथ बेसिकली आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला जाता है, नॉर्थ आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला जाता है। ये इन्होंने किया है इन सेंटा मार्टा कोलंबिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये क्या है, ये ना इनिशिएटिव इन्होंने, जब आपका COP30 हुआ था ना, UNFCCC का COP30 आपका ब्राज़ील में हुआ था, अभी 31 आपका नवंबर में होगा टर्की में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसा की इनिशिएटिव लेकर आएंगे, जिससे हम ये बात करेंगे सारे मिलके कि हमें कैसे फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को ख़त्म करना है। अब ये क्या है, ये भी कोई नेगोशिएटिंग बॉडी नहीं है, कोई लॉ ट्रीटी नहीं है, बस आपस में एक बातचीत करने का प्लेटफॉर्म है। एंड इसमें क्या है आपका, ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके ना हम देखो एक रात में तो कुछ, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे करके क्या हम रोड मैप्स बनाएं, कितनी हमें फंडिंग की ज़रूरत है जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम कर सकें। और इसमें आपका एक की आउटकम है, याद रखिए, इस आपके कॉन्फ्रेंस में साइंस पैनल फॉर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन लॉन्च किया गया है। तो ये जो पैनल है आपका पूरा साइंटिफिक डेटा देगा, जो कंट्रीज़ को हेल्प करेगा कि आपके एक्चुअली में अचीवेबल टारगेट्स क्या हैं, आप कितने % से कम कर सकते हो।
चलिए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 आपका हुआ, कायरो इजिप्ट में ये आपकी हुई है। एंड इसमें क्या है, इंडिया ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा मेडल्स हमें मिले हैं 16 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 5 ब्रॉन्ज हैं। तो की देख लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकर्स भी। तो सबसे पहले दिव्यांशु देवागन और संभावी शीर्ष सागर जी, इनको 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में गोल्ड मेडल मिला है। देन प्राची गायकवाड़ जी, इनको विमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मिला है। वंशिका चौधरी जी, इनको विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है गोल्ड, एंड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में भी गोल्ड मिला है लॉन्ग विद चिराग शर्मा। देन ओलेग नॉस्कोव, इन्हें मिला है मेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड, और इन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका सेट किया है। इसके साथ साथ आपके बेंस दोई बोरहेगी और अना नेत्राएँ जो हैं, इनको आपके क्या मिला है, इनको जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने सेट किया है, एंड इन ट्रैप मिक्स टीम फाइनल। चलिए नेक्स्ट है कामबट की घाट टनल। तो ये क्या है, ये आपकी बेसिकली एक टनल बनाई जा रही है पुणे सतारा हाईवे पे। वहाँ पे क्या है, वो ना बहुत ज़्यादा डेंजरस आपका एरिया था, आपके घाट्स पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स पे। तो उसको डील करने के लिए ये टनल वहाँ पे बनाई जा रही है कि जिससे वहाँ जितना भी डेंजरस था, टाइम कंज्यूमिंग था, उसको बेटर किया जा सके रोड को। Then Infosys has signed 7-time Grand Slam champion Carlos Alcaraz as a global brand ambassador in a multi-year partnership। तो इसमें क्या है, बेसिकली देखो Infosys ना अपने AI पावर्ड एनालिटिक्स देगा कार्लोस अल्काराज जी को, जिससे वो अपनी ऑन कोर्ट परफॉर्मेंस को बेटर कर सके और अपने इनिशिएटिव्स लाएगा। और इसके साथ साथ क्या है, जो आपके कार्लोस अल्काराज हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे Infosys को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट है हिमाद्री पावर्स इंडियाज ईवी लीप विद फर्स्ट डोमेस्टिक एनॉर्ड मटेरियल फैसिलिटी इन बंगाल। तो ये आपके हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड ने बंगाल में लगाई है। और देखो क्या होता है, बेसिकली ना आपके जो लिथियम आयन बैटरीज डलती हैं, ये क्या है, आजकल जितनी ईवीज आ रही हैं सब में इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होनी है, ठीक है। इनमें ना 2 आपके कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो 65% ऑफ टोटल कॉस्ट इस बैटरी की होते हैं। एक होते हैं एनोड, एक होते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने एनोड मटेरियल बनाने की अब अपनी पहली डोमेस्टिक इंडिया की फैक्ट्री लगाई है बंगाल में, और धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हम कैथोड की भी लगाएंगे। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट इन सिकंदराबाद यूपी ओपन बाय रॉकलिंग इंडिया। तो देखो पता क्या है, इतना आगे जाते जाते ना आपका इलेक्ट्रिक सब कुछ बढ़ना है, इसलिए आपकी बैटरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और देखो क्या हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर ना कोई भी लड़ाई होती है ना, सप्लाई चेन रुक जाती है, सब चीज़ें रुक जाती हैं, है ना। हम देख ही रहे हैं कि क्या हुआ वेस्ट एशिया के बाद। तो अब ना इंडिया चाहता है हर चीज़ ना हम यहीं पे इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करें, ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी ही हम ख़त्म कर दें। तो इसके चलते आपके अब देखोगे काफ़ी ऐसे प्लांट्स लग रहे हैं। तो ये क्या रिसाइकलिंग प्लांट है, यानी कि जो ऑलरेडी यूज चीज़ें ना उनमें से ही आपकी निकाली जाती है। इसमें क्या है, आपकी बैटरी कैपेसिटी, कितनी बैटरीज को रिसाइकिल कर सकेंगे, 10,000 मीट्रिक टन्स पर एनम। और आपके जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं ना, रेयर अर्थ मटेरियल भी यूज़ होता है आपका इन सब में, उसका 60 टन्स पर मंथ का इनका रहेगा, ये रिसाइकिल करेंगे। और किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, R2 रिसाइकिल एंड रिफर्बिश एंड नो योर मटेरियल। और ये क्या है, ये जो आपकी बनाई गया है प्लांट, ये रजिस्टर्ड है अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स। देखो EPR नॉर्म्स के अंतर्गत ना कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसके एनवायरनमेंट की तरफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको पूरा ना रिसाइकल समझ लो, पूरा एक लूप क्रिएट करना है। इससे ही हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं ना, आपने चीज़ बनाई, लोगों ने वो यूज़ की, लोगों ने उसको मानो यूज़ करके फेंक दिया, तो आपको उसे रिसाइकिल करके दोबारा अपने उसमें डालना है, दोबारा यूसेज में, तो उसको ही हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। देन इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, देखो रेयर अर्थ जो है ना, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इन सब की डिमांड्स जो है एनुअली हमारी बहुत ज़्यादा है, और हमें क्या है 90% चाइना से मंगाना पड़ता है। मंगाएंगे, इंपोर्ट बिल बनता है, इंपोर्ट बिल बनता है तो हमें पता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब देखो जब तुम्हारा फाइनेंस का पेपर है ना, हर चीज़ को फाइनेंस की टर्म से लिंक करके आना है पेपर में। देन डिफेंस एप्लीकेशन, डिफेंस में मिसाइल, ड्रोन, रडार्स, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं हम एक्सपोर्टर बने चीज़ों के, तो भी हमें ज़रूरी है। देन EV एंड विंड एनर्जी, तो गोइंग फॉरवर्ड देखो रिन्यूएबल
हमें बढ़ाना है अपना रिन्यूएबल एनर्जी, सो फॉसिल फ्यूल का टारगेट कम करना है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो मतलब पेपर में एनवायरनमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, हर चीज़ से जब लिंक करके आओगे ना तो बहुत अच्छे नंबर, मैं ही बता रही हूँ, तुम्हें मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटेरिनरी डे। तो ये आपका अप्रैल 25 को हर साल मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड वेटेरिनरी एसोसिएशन ने 2000 में इस्टेब्लिश किया था। और थीम क्या है इस बार का? वेटेरिनेरियंस योर गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। देखो फूड एंड हेल्थ दोनों क्यों आ रहा है? हेल्थ ऑब्वियसली आपके जो भी एनिमल्स हैं उनकी भी देखनी है, और एनिमल्स से आगे हमें भी अगर कोई बीमारी जैसे रेबीज़ हो जाते हैं उन सब पे भी ध्यान रखते हैं। देन आपके देखो एनिमल्स फूड चेन में भी आते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे लिए कितनी सेफ़ हैं वो सब कुछ, मतलब इस दिन पे ना हर जो भी रिलेटेड है ह्यूमन एनिमल के आपके उसमें के जो इनका कनेक्शन है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए उस सब पर स्टडी और उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए दिन स्थापित किया गया है। देन इंडिया में वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ये सब कुछ देखती है इंडिया में, और ये इस्टेब्लिश हुए थे अंडर योर इंडियन वेटेरिनरी काउंसिल एक्ट 1984। नेक्स्ट और लास्ट है इंटरनेशनल डिज़ाइन डे। तो अप्रैल 27 को हर साल ये मनाया जाता है। इसे इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिज़ाइन ने। इसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एसोसिएशन बोला जाता था, बाद में इसका नाम आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिज़ाइन कर दिया गया। अप्रैल 27 क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन ये जो आपकी काउंसिल है इनका ये बने थे, इनका एनिवर्सरी होता है, तो उसी दिन को इन्होंने बनाया है। देन ये जो है ना पहले इसे वर्ल्ड ग्राफिक्स डे बोला जाता था, ठीक है, 1995 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था। 2012 में इसका नाम वर्ल्ड डिज़ाइन डे कर दिया गया, और फाइनली 2020 में इसको इंटरनेशनल डिज़ाइन डे से अब बोला जाता है। ऑफिशियल नेम इसका इंटरनेशनल डिज़ाइन डे हो चुका है। थीम है 2026 के लिए द स्पेसेस इन बिटवीन। चलिए आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, और देखो बार बार इसको पढ़ोगे ना, न्यूज़ को सुनोगे और अच्छी तरह से अगर जैसे लॉजिक की तरह समझोगे ना जो मैं समझा रही हूँ हर कॉन्सेप्ट को, न्यूज़ याद रहेगी।